तो सबसे पहले इतिहास में आज का जो चैप्टर है ना, ये इतिहास के यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर से है, ठीक है। और इसको अच्छा से समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अध्याय का सबसे पहले उद्देश्य क्या है कि नहीं, उद्देश्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उद्देश्य में क्या है, सो देखो यहाँ पे है राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म, ठीक है, क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सुनो ध्यान से, इससे संबंधित जो जानकारी मिलेगा, फ्रांस, जर्मनी, इटली इत्यादि देशों में राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ, इस चीज के बारे में जानकारी, क्रांति है ना, युद्ध और जन आंदोलन की भूमिका क्या रही है ना, सब इसी में मिलेगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से समझना है ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा के बारे में हम जानेंगे। क्या है राष्ट्र, ये क्या है, तो सुनो सबसे पहले राष्ट्र, राष्ट्र क्या है ना, राष्ट्र का मतलब होता है नेशन, है ना। तो इससे पहले इसको हम देखेंगे बढ़िया से, ठीक है। चलो अब यहां पे देखेंगे, ये देखिए राष्ट्रवाद, ठीक है, राष्ट्र, ठीक है। चलिए राष्ट्र क्या है, एक ऐसा समूह जो सामान्य भाषा, क्या है भाषा, लैंग्वेज जिसे कहते हैं, संस्कृति, इतिहास और पहचान साझा कराता है, उसे ही हम राष्ट्र कहते हैं, है कि नहीं। हमारा राष्ट्रता क्या है, हम लोग क्या है, इंडियन है, भारतीय है ना जी। तो इसी प्रकार से हर जगह का राष्ट्रीयता, नेशन अपना अपना अलग होता है ना। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी सबका अलग अलग है, लेकिन हम लोग जो है ना क्या है, इसी पृथ्वी पे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो सबका हालांकि लैंग्वेज अलग है। तो यही है राष्ट्र, एक ऐसा समूह जिसमें समान रूप से भाषा, संस्कृति, इतिहास और पहचान की साझा कराता है ना। और राष्ट्रवाद क्या है, ये राष्ट्र की बात है। राष्ट्रवाद क्या होता है ना, अपना अपना सबका राष्ट्रवाद होता है, अपने देश से के प्रति प्रेम होता है, वह भावना जिसमें, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से देखना नहीं सिर्फ समझना है, वह भाषा जिसमें लोग अपने देश के प्रति एकता, प्रेम और गर्व महसूस करता है। हम लोग भारतीय हैं तो भारत के प्रति कहीं झंडा देखते हैं, कहीं भी राष्ट्रगान होता है, एकदम सैल्यूट करते हैं, है ना, वहां खड़े हो जाते हैं सम्मानित पूर्वक, क्योंकि हमारे देश के प्रति जो है ना, हमें कूट कूट का जो है ना गर्व से, गर्व एकदम पूरा जो है भरा हुआ है कि नहीं। तो यही चीज है, अपने देश के प्रति एकता, प्रेम और गर्व महसूस होता है ना। इंडियन आर्मी को देखा होगा, एकदम है ना मर मिटता है कहीं भी, है ना, दूसरे देश से जब लड़ाई फंसता है ना, यदि वहां पे जाना पड़ता है तो एकदम आराम से जाता है, ठीक है। वही चीज है यहाँ भी, है ना, अपना अपना सबका राष्ट्र प्रेम है। सुनना ध्यान से, फ्रांसीसी क्रांति, इसमें जो यूरोप से संबंधित जो इसमें चैप्टर है, तो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विकास के बारे में अभी हम जानेंगे। तो समझना है ध्यान से, विकास के बारे में जो जानेंगे ना, ये क्या है। तो देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मुख्य बिंदु की बात करते हैं ध्यान से। तो इसमें कौन कौन सा बिंदु है और विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, एकदम बहुत बनाने में टाइम लगता है, इस कारण से बहुत ही गहराई से देखो, और इससे नोट हो, जो इंपोर्टेंट लगता है उसे आप बना सकते हो। ये वर्ष 1779 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से रिलेटेड ये चैप्टर है, ध्यान से। तो वर्ष 1779 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, है ना। पहले क्या होता था, क्रांति होता था, लड़ाई होते थे, है कि नहीं। और ये तो जानता है ना भाई, राजा महाराजा का शासन पहले चलता था, है ना। एक राजा क्या करता था, दूसरे राज पर आक्रमण करता था, और जिसमें ताकत होता था वो क्या कर लेता था, वो उस राजा को मार के राज को जीत लेता था। वो चीज होता था पहले के समय में। हमारे देश में भी राजा का शासन चलता था, बहुत सारे राजा आए, दूसरा जगह से आए, आक्रमण किए, जीते, फिर यहाँ पे। तो जब देश आजाद हुआ ना, जब धीरे धीरे, जब इससे पहले क्या हुआ था, जो अंग्रेज सब आके अपना जो है प्रभुत्व जमा दिए थे हर कोना कोना में, है कि नहीं, जबरदस्ती काम करवाता था, जो मर्जी वो करवाता था। तो धीरे धीरे 1857 के बाद धीरे धीरे जब क्रांति हुई, तो धीरे धीरे क्या हुआ है, बहुत सारे क्रांति हुआ और हमारा देश आजाद हुआ, है कि नहीं। 15 अगस्त 1947 में जब आजाद हुआ, तब से क्या हुआ है ना, तब से जो यहाँ पे जनता का शासन चलने लगा। जनता का शासन का मतलब होता है जनता के द्वारा, है ना, चुना गया सरकार, ठीक है। तब से, इससे पहले क्या क्या होता था, वो राजा महाराजा का ही शासन चलता था, वही चीज है। तो 1789 में, है ना, फ्रांसीसी क्रांति हुई, समझना है, इसी के बारे में मेन रूप से पढ़ेंगे ध्यान से। उद्देश्य क्या था बुआ, लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता।
लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है बुआ? लोकतंत्र वही होता है जो क्या होता है, जो जनता के द्वारा है, जनता को आजादी मिलना चाहिए और समान अधिकार होना चाहिए, ये सारा चीज होता है ना लोकतांत्रिक देश में, है कि नहीं। सबसे पहले जो है अमेरिका आजाद हुआ, और अमेरिका आजाद हुआ इसलिए वो सबसे ज्यादा अमीर है, क्योंकि जहां पे सबसे पहले आजाद हुआ वहां पे क्या होता है ना, जनता के लिए काम करना होता है, जनता के द्वारा चुना गया सरकार होता है, तो वहां जनता के लिए ही सोचा जाता है। और राजा क्या करते थे, हैं वो अपने लिए सोचते थे। और जहां जनता, लोकतांत्रिक देश है ना, जहां जहां लोकतांत्रिक जहां सरकार है ना, वहां पे क्या होता है वो जनता के लिए काम होता है, वो ज्यादा डेवलप होता है, विकास होता है। समझना ध्यान से। अच्छा चलो यहाँ पे समझ में आ गया उद्देश्य क्या था हुआ। जब 1887 फ्रांसीसी क्रांति हुआ ना, तो उद्देश्य क्या था उसका, लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता यानी आजादी। ठीक है, योगदान देखो, योगदान में है ना सामंती व्यवस्था खत्म करना, है ना, इसके बाद नागरिकों को समान अधिकार मिलना, ठीक है, भाषा और झंडा जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों का विकास होना, है ना, और क्योंकि झंडा का मतलब होता है जो सब जो है ना उसके प्रति प्रेम होना, ठीक है, तो झंडा में वो चीज होता है, सब एक साथ मिलता है, सब एकजुट होता है, तो वो चीज है। नया राष्ट्र, नया राष्ट्र के प्रति समझो ध्यान से, है ना, लोगों का राष्ट्र बना, लोगों का क्या बना, राष्ट्र बना, यानी सब लोग एक राष्ट्र को मानने लगा, समझना है ना। राजा नहीं, अभी समझाए थे, राजा नहीं बल्कि जनता मुख्य शक्ति बना, वहां राजा का शासन समाप्त होना है, और समाप्त भी अब हर जगह लगभग हो गया। तो उस समय में राजा का शासन ये उद्देश्य था हुआ, और नया राष्ट्र बना, है ना, राजा नहीं बल्कि जनता का मुख्य शक्ति बना। तो यहाँ पे वो चीज होता है। चलो भाई अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे बढ़ जाते, ध्यान पूर्वक समझो, एकदम मजेदार है, मजा आ जाएगा, है ना। इतिहास के बारे में जब जानोगे ना तो मजा आ जाएगा, आखिर पहले के समय में कैसा क्या होता था, और इससे संबंधित बहुत सारे जो है ना इसमें ऑब्जेक्टिव बनेगा, बहुत सारे सब्जेक्टिव बनेगा, हर एग्जाम में ये आता है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो, सारा चीज मिल जाएगा तुमको पीडीएफ ग्रुप में, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से समझो, ध्यान से, ठीक है। हर बात 2 बार 4 बार वीडियो को देखना, सुनना है ध्यान से। यहाँ पे अब तीसरा पॉइंट जो हम बनाए हैं ना, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया समझना है ध्यान से। तो यूरोप में मुख्य उदाहरण, यूरोप का जो मुख्य उदाहरण है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, है ना, इटली का एकीकरण हुआ। एकीकरण का मतलब क्या होता है, इकट्ठा, इकट्ठा हो जाना, है ना। कई बार होता है ना जो आपस में 4 भैयारी है, 4 भैयारी क्या होगा, सब में मतभेद है, लड़ाई झगड़े चलता है, लेकिन विवाह शादी होता है, कोई काम होता है तो सब इकट्ठा हो जाता है कि नहीं, है ना। किसी से लड़ाई होता है बाहर के व्यक्ति, तो क्या हो जाता है, हम एक है, ऐसे करते हैं और फिर लड़ाई लड़ते हैं। वही चीज यहाँ भी है, ठीक है, वही चीज यहाँ भी है। इटली का एकीकरण हुआ तो समझना है। मुख्य नेता की बात करें तो सबसे एकदम बहुत पॉइंट बना बना के लिखे हैं, समझना है, उसको बंद करो हुआ, है ना। मुख्य नेता की बात करते हैं तो सुनो ध्यान से, है ना, ज्यूसेप, है ना, ज्यूसेपे मेजनी नाम है, कैबूर और गैरी बाल्डी, इसके बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। ये मुख्य नेता था, है ना, लीडरशिप में वो काम करते थे, इसके अंदर में बहुत सारे व्यक्ति थे इसको मानने वाले, ठीक है, तभी जाके कोई क्रांति सफल होता है, कोई ना कोई लीडर होते हैं वहां का, ठीक है, तभी जाके क्रांति होता है, समझना है। तो तरीका, है ना, तरीका क्या था बुआ, युद्ध को अपनाया गया, युद्ध का तरीका, समझौता और जन समर्थन, यानी युद्ध भी किया गया, तरीका युद्ध का था, ठीक है, और आपस में समझौता किया, आपस में मिलके। इसके बाद जन समर्थन का मतलब होता है जनता उसके साथ है, जनता का समर्थन था, है ना, तो जन समर्थन समझना है। यही पॉइंट के लिए तुम लोग पढ़ रहे हो, सीख रहे हो। जन समर्थन का मतलब क्या होता है, जनता है का समर्थन पाना, ये चीज था। परिणाम की बात करें तो 1861 में इटली एक राष्ट्र बना। अब इस चैप्टर में जब पढ़ोगे ना पूरा बुक में तुम कहानी, तब पता चलेगा वो 1861 में इटली एक राष्ट्र बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण की बात करते हैं, वह इटली का एकीकरण था। अब जर्मनी का एकीकरण मुख्य नेता के रूप में क्या था, है ना, ऑटो वान बिस्मार्क, बिस्मार्क बहुत बड़ा प्रचलित नाम है, ये मुख्य नेता थे। तरीका क्या था बुआ, लोहे और रक्त की, है ना, लोहे और रक्त की नीति, यह भी वही चीज है, लोहे और रक्त की नीति। भाई रक्त में खून होता है, जानता ही है। लोहे का मतलब क्या होता है, किसी से लोहा लेना, लड़ाई करना, समझ लो। यहां से युद्ध की बात करते, युद्ध डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस के साथ युद्ध हुआ। मतलब ये हुआ जो जर्मनी का जो युद्ध हुआ ना, वो किसके साथ, ये डेनमार्क, ये देश का नाम है, डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ और फ्रांस के साथ भी युद्ध हुआ। समझना ध्यान से। परिणाम क्या मिला, 1871 में जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुआ।
है ना, जर्मन साम्राज्य की क्या हो गया बुआ, जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो ये इस युद्ध हुआ था, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस के साथ युद्ध हुआ था 1871 में, जर्मन साम्राज्य की क्या हो गया, स्थापना हो गया। परिणाम ये हुआ युद्ध का परिणाम ये हुआ। ठीक है, तो अब समझना ध्यान से बाबू, अब समझना ध्यान से, एकदम पूरा ध्यान से, है ना। तो यहाँ पे समझेंगे राष्ट्र और संस्कृति पहचान। राष्ट्र का मतलब तो अभी अभी हमने बोला था, जहां का वो निवासी होता है अपने देश के प्रति, है ना, राष्ट्रवादी प्रेम भावना, राष्ट्रवाद होता है। और संस्कृति की पहचान, संस्कृति का पहचान, वहां का जो मूल जो संस्कृति है, हमारे पूर्वजों का दिया हुआ संस्कृति है, उसका पहचान होगा। ठीक है, उसका पहचान, उसको अभी भी हम लोग क्या करते हैं बुआ, निभाते हैं, बरकरार रखते हैं, है ना, और याद में तरोताजा रखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, तो साधन, देखिए साधन ये चीज है और भूमिका है। तो समझ लेंगे राष्ट्रवाद और संस्कृति का पहचान में क्या सब आता है, समझ लो। भाषा, लैंग्वेज की बात करते, एकता का माध्यम बनी, जैसे पोलैंड में जैसे एक उदाहरण के तौर पे है, तो एकता का माध्यम, यानी भाषा के तौर पर सब एक था, है ना, एकता था, एक ही भाषा बोले, अधिकतर जो है एक ही भाषा का बोलचाल था वहां पे। इसके बाद ये सबसे पहले एकता हुआ। कला, है ना, और साहित्य, राष्ट्र की महिमा को बढ़ावा देना, है ना, कला और साहित्य के बारे में यहाँ कला होना चाहिए, अच्छा कला है भी, कला नहीं है, कला और साहित्य, है ना, राष्ट्र की महिमा को बढ़ावा देना। अभी हम पढ़े राष्ट्रवाद और संस्कृति, है ना, यानी संस्कृति को बनाए रखने की बात है। कला और साहित्य राष्ट्र की महिमा को बढ़ावा देना। ठीक है, लोक कथाएं, तो संस्कृति जागरूकता लाई वहां का। ठीक है, और प्रतीक चिन्ह, जो चिन्ह होता है कि ना किसी भी चीज का, जैसे हम लोग को झंडा में होता है, हर जगह का अपना अपना झंडा होता है, तो झंडा, राष्ट्रगान, है ना, और प्रतीक में राष्ट्र की पहचान बना। क्या राष्ट्र का पहचान बना भैया, झंडा बना, राष्ट्रगान बना और प्रतीक बना। ये सब सारा का सारा प्रतीक का चिन्ह है। सब मिलके इकट्ठा क्या किया, उस पर विश्वास किया, उसको अपनाया और उस अनुरूप से वो एक हुआ। समझ में कुछ आया? चलिए पांचवा पॉइंट को देखते हैं, क्या बनाए हैं, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। अब राष्ट्रवाद देखो, यहाँ पे पॉइंट बहुत अच्छा है, लाइन को समझो ध्यान से बाबू। राष्ट्रवाद की भावना, अभी हम बताए थे ना, देश के प्रति भावना, अपने राष्ट्र के प्रति भावना। राष्ट्रवाद की भावना कई बार दूसरों पर प्रभुत्व जमाने का माध्यम बनी। राष्ट्रवाद का भावना जब सब एक मिल गया और अपने सब एक मिल गया, एक ही झंडा के नीचे, है ना, एक ही प्रतीक के नीचे, एक ही भाषा के नीचे जब अपनाया तो सब एक हो गया, एक मिल गया। और तब जब एक मिल गया तो वो शक्ति बढ़ा और शक्ति बना। वो सबसे जो राष्ट्रवाद की भावना कई बार दूसरों को प्रभुत्व को जमाने का माध्यम बना, दूसरा पर अपना जो हक जमाया एकदम छल बल दल से। यहाँ पे बाल्कन क्षेत्र बहुत ही प्रचलित है। बाल्कन क्षेत्र में कई राष्ट्रों का आकांक्षाओं ने तनाव पैदा किया, इसके प्रति तनाव हुआ, है कि नहीं, लड़ाई झगड़े का माहौल बना। यही तनाव प्रथम विश्व युद्ध जानते हो ना, जो है ना, प्रथम विश्व युद्ध का एकीकरण बना। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, पूरा दुनिया दो भागों में बट गया, है ना, दो भागों में बट गया और लड़ाई चालू हो गया, है कि ना। विश्व युद्ध जानता है ना, एटम बम जो गिरा हुआ था, तो एटम बम जो नागासाकी में गिरा हुआ था, अभी तक हिरोशिमा नागासाकी, अभी तक जो है ना, जो उसका क्या हुआ, जितना भी नंगरे होता था, है ना, लुल्हे, इसके बाद अपाहिज पैदा होते थे, ये इसी के कारण से, जैसे पोलिया वगैरह सब हुआ, ये सब एटम बम के कारण से हुआ था, है कि नहीं जी। तो उसका इतना खतरनाक रेडिएशन होता है ना, तो इस कारण से, ठीक है, एक बम गिरता है तो लाखों आदमी मरता है, तो वो चीज होता है, इतना उसका रेडिएशन होता है। तो ये समझ में आया। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बुआ, और आगे बढ़ते हैं, एकदम बहुत अच्छा पॉइंट है नंबर 6। ध्यान से समझो, एक एक बात को समझो बुआ, अब नहीं तो फिर कब मिलेगा ये सब, कब जानोगे जो क्या होता है ना, देश दुनिया के बारे में जानोगे। सुनो 6 नंबर पॉइंट क्या है, मुख्य घटनाओं की, है ना, समय रेखा, यानी समय रेखा का मतलब होता है टाइमलाइन। अब टाइमलाइन, कौन सा युद्ध कब हुआ था, किसके साथ हुआ था, ये चीज यहाँ पे है। तो वर्ष और ये घटना दिए हुए हैं। देखो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो गई। फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत कब हुआ, 1789 में, बोलो। फिर 1830 में यूरोप में कई क्रांति हुई। यूरोप में जो है बहुत सारे देश आते हैं, कई क्रांति हो गया, ठीक है। 1848 में क्या हो गया,
तो उदारवादी राष्ट्र द्वारा जन आंदोलन हुआ। जन आंदोलन का मतलब जनता का आंदोलन हुआ। इसके बाद 1861 की बात करें तो इटली का एकीकरण हो गया। क्या हो गया? इटली सब एक हो गया, इटली का एकीकरण हुआ। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो ये ध्यान रखना, 1861 में क्या हुआ? इटली का एकीकरण हुआ, और बस 10 वर्ष बाद 1871 में, है ना, जर्मनी का एकीकरण हुआ। समझ में कुछ आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इसलिए कहते हैं समझो ध्यान से, है ना, बढ़िया से समझो, बार बार वीडियो को देखना, और एक भी इसमें से क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो यही सब तो पूछता है एग्जाम में बुआ। तो यहाँ समझो, महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे, है ना, जिउसेppe मेज़नी, जो इटली को एकजुट करने में, क्या, इटली को एकजुट करने का विचारधारा है। मेज़नी बहुत बड़ा नाम है इनका, ठीक है। तो मेज़नी का नाम से शॉर्ट में करते हैं, बट इसका नाम जो फुल में क्या था? जिउसेppe मेज़नी था। अब गैरीबाल्डी भी बहुत बड़ा था नाम, है ना। इटली का सैन्य नायक थे। सैन्य का मतलब होता है सैनिक, है ना, हीरो थे वहां का। इसके बाद ऑटो वॉन बिस्मार्क, ये देख रहे हो ना, ये जर्मनी का थे। जर्मनी को एकीकरण करने वाला प्रशासक थे, ठीक है। और नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में राजनीतिक बदलाव लाने वाला व्यक्ति था। तो ये ऐसा नाम है ना जो एकदम तहलका मचा दिया था उस समय में, अभी तक इसका नाम चल रहा है ना। जिउसेppe मेज़नी, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क और नेपोलियन बोनापार्ट। समझ में आ गया? नाम सुना होगा, बहुत प्रचलित है, पढ़ोगे तब ना सुनेगा। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अब देखो, आगे बढ़ जाते हैं बुआ, एकदम ध्यान से समझना है ना। तो सारांश तालिका के रूप में राष्ट्रवाद क्या होता है? देखो, राष्ट्रवाद हम बताए थे वहां पे, अब देखो आ गया। राष्ट्रवाद क्या होता है? बहुत ये पॉइंट करने वाला, समझने वाला, सीखने वाला है। देश के प्रति एकता और गर्व का भावना होता है ना, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। सुनना है, फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं तो लोकतंत्र और समानता की भावना फ्रांसीसी क्रांति में देखा गया। राष्ट्र निर्माण, युद्ध, राष्ट्र निर्माण का मतलब होता है, इसका जो देखेंगे तो युद्ध, समझौता, संस्कृति के माध्यम से। इस चैप्टर में राष्ट्र निर्माण जो हुआ था ना, ये युद्ध, है ना, युद्ध, समझौता, संस्कृति के माध्यम से। युद्ध भी हुआ, फिर समझौता तो होता ही है ना। जब सब क्षतिग्रस्त हो जाता है ना, लुटिया लूट जाता है, तब जाके देखा होगा। पाकिस्तान और इंडिया का भी जब लड़ाई हुआ ना, तो बहुत सारे जो है ना, जब बम गिरा इधर से उधर से, जब क्षति हुआ, तब कहता है भाई रोको। पाकिस्तान वाले कहते हैं रोको 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 रोको, नहीं तो सब मारे जाएंगे, है ना। वैसे भी, है ना, कटोरा छाप है, देखबे करता है ना। भीख मांगने की नौबत आता है, हमेशा हमेशा जो है कर्ज में डूब जाता है, कहीं से कर्ज लेता है वहां का जो है ना, जितना भी आता है सब लुटेरा आता है, तो वो भी होता है कि नहीं। तो ये चीज होता है। तो युद्ध में राष्ट्र का निर्माण तो होता है, लेकिन युद्ध, समझौता, संस्कृति के माध्यम से सारा चीज होता है। संस्कृति की पहचान की बात करें तो संस्कृति, है ना, संस्कृति पहचान, है ना, हमारे पूर्वजों का दिया हुआ जो था, तो वो सब लोक कथा है, यानी हमारे का मतलब क्या उस समय में, है ना, इस चैप्टर के मुताबिक यूरोप वाली बात चल रहा है ना, फ्रांसीसी क्रांति वाली बात चल रहा है। तो लोक कथाएं, भाषा और प्रतीक, ये चीज था। बाल्कन क्षेत्र की बात है, अस्थिरता, अस्थिरता का मतलब अशांति, है कि नहीं, स्थिर नहीं, अस्थिरता, स्थिरता का अपोजिट है, उल्टा है अस्थिरता। और युद्ध का कारण बना, क्या कारण बना युद्ध का? तो बाल्कन क्षेत्र का जो है ना, वहां क्षेत्र है जिसका नाम है बाल्कन। अब यहाँ पे समझना है बउआ, अब यहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, देखो ध्यान से बार बार कुछ ऐसे चीज है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्या हुआ, मूल उद्देश्य क्या था। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म है कैसे उभरा, ये चीज है, विकसित हुआ, और राष्ट्रों का निर्माण में इसकी क्या भूमिका रही। तो ये सब सारा का सारा क्या हुआ था बुआ, तो बता भी दिए हुए थे, ठीक है, मुख्य बिंदु में। तो ये सब सारा का सारा हम समझाए थे अलग भाषा में, है ना। राष्ट्र और राष्ट्रवाद की परिभाषा है, तो राष्ट्र का मतलब साझा इतिहास, संस्कृति और पहचान रखने वाला लोगों का समूह होता है। राष्ट्रवाद का मतलब समझो ध्यान से फिर से, है ना, अलग भाषा में, अपने राष्ट्र के लिए प्रेम, गर्व और एकता की भावना होता है। फटाफट करवा देते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की बात है, राजा की सत्ता समाप्त हो गया फ्रांसीसी क्रांति में, जनता का राष्ट्र की कल्पना जगी, है ना, नागरिक अधिकार, समान कानून राष्ट्रीय प्रतीक बने, और राष्ट्रवाद की पहली चिंगारी यहीं से शुरू हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति के से ही शुरू हुआ था, समझा। तो ये चीज होता है।
अब नेपोलियन का योगदान क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन का योगदान क्या हुआ था, वह नेपोलियन है ना संहिता, समान कानून व प्रशासनिक व्यवस्था है बनाया। उनके सैन्य अभियानों से राष्ट्रवाद फैला, लेकिन विरोध भी बढ़ा, विरोध भी हुआ वहां पे। थोड़ा फास्ट में इटली का एकीकरण की बात करें तो बिखरे राज्यों को जोड़ा। इटली का एकीकरण में अलग अलग राज था, अलग अलग राजा था, वहां के क्या क्या हुआ तो जोड़ा। और नेता की बात करें तो मेजनी जो विचार एक है, कैबूर जो राजनीतिक मार्फत से यानी विचार दिया मेजनी ने, और राजनीतिक जो भार संभाला ना कैबूर ने, और सेना गैरीबाल्दी ने। तो सबका तभी जाके ये सफल हुआ। 1861 में इटली एक राष्ट्र बन गया। 1861 में क्या हुआ इटली एक राष्ट्र बन गया। इसके बाद बात करें तो फटाफट कर लेते हैं, है ना, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण की बात करें तो प्रसार राज और ऑटो वॉन बिस्मार्क ने नेतृत्व किया था। 3 युद्ध हुआ था डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से। समझ में आया। 1871 में जर्मनी एकत्रित हुआ था। और राष्ट्रवाद में संस्कृति की भूमिका की बात करें तो भाषा, लोक कथाएं, गीत, प्रतीक जनता का एकता, गर्व की भावना को जगाया और जोड़ा रखा है। देखो अपने आप याद हो रहा है, 1-2 बार पढ़ोगे ना तभी जाके। पोलैंड जैसे देशों में संस्कृति ही राष्ट्रवाद का आधार बना। उसका जो संस्कृति था, है ना, जो पूर्वजों का दिया हुआ था, है ना, उसी को लेके चला, उस पर सब भरोसा भी करता है, तो वो चीज हो जाएगा। समझ में आया। तो इस प्रकार से है। इसके बाद बाल्कन, इसको हम थोड़ा कर लेते हैं। बताए थे बाल्कन संकट और राष्ट्रवाद। बाल्कन में अनेक नस्लें थी, यानी अलग अलग जो है व्यक्ति थे, अलग अलग नस्ल, सब अपने स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे, है ना। अलग अलग जैसे जाति होता है, धर्म होता है, उसी पर सब ये चाहते थे जो क्या होता है, जो अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र बने, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सब एक हो गया, एक है ना झंडा के नीचे, एक संस्कृति के नीचे लाया और आया भी राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की भावना जगा, है ना, टकराव हुआ, अशांति फैली और प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका क्या हुआ बनी। समझ में आया। एक पंक्ति में पूरा सारांश को समझ लो, इसको समाप्त कर देंगे। फ्रांस, समझो ध्यान से, फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हुआ राष्ट्रवाद, नेपोलियन से फैला, इटली जर्मनी का एकीकरण से मजबूत हुआ और बाल्कन संकट में बिखर गया। ये जो है ये चैप्टर था। ठीक है, समझ में आया। तो ये था इतिहास। और इतिहास में बाबू कौन सा चैप्टर था बताओ हमें। ये चैप्टर का नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।